जो वेलकम। आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे आशा करते हैं। चलिए आज फिर हिस्ट्री का तीसरा वीडियो लेकर हम लोग हाजिर हैं। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से इस वीडियो के साथ। 2025 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। आप मेरे हिस्ट्री की जितनी क्लासेस हैं सब आप देख लीजिए एक बार, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरी पूरी 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरा वीडियो सेव करके रख लें और आने वाले समय में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब मिलाइएगा कि मेरे प्रश्न से कितने आए थे। तब आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके कह सकते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में। तब मैं उसके लिए ठीक है आपको। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए पहला सवाल है, मार्च क्रांति थोड़े बड़ा कर लेते क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए उत्तर इसका है, बुजुर्वा सरकार के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों, सॉरी यहाँ पे उदार होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लिख लीजिएगा आप लोग उदार, ठीक है। उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मित्र राष्ट्रों से सहयोग, निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा, संविधान सभा द्वारा भूमि की रक्षा, संविधान सभा द्वारा भूमि समस्या का निदान, अधिकृत भूमि के लिए मुआवजा तथा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा शासन में परिवर्तन लाना था। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण समाजवादी उसका भी विरोध करने लगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बुजुर्वा सरकार के पतन के बाद, जब बुजुर्वा सरकार थी, उसकी सरकार थी बुजुर्वा, जैसे हम लोगों के यहाँ बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार है, उसी प्रकार से बुजुर्वा की सरकार के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में, है ना, केरेंस्की कोई व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में उदारवादियों, यहाँ पे उदारवादी जो समाजवादियों की सरकार की गठित हुई, उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। उसके बाद इसमें यह निर्णय लिया गया कि इस सरकार की स्थापना का मूल उद्देश्य, अगर इस सरकार की स्थापना करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि मित्र राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करना है हम लोगों को, और निजी संपत्ति पर अधिकार की रक्षा करना है। जो लोगों का संपत्ति है उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा, उन्हीं लोगों का अधिकार होगा। संविधान सभा द्वारा भूमि समस्या का निदान, जो समस्या चल रही है भूमि को लेकर, जमीनी विवाद आदि वगैरह में तक कह सकते हैं, इसके निपटने के लिए संविधान में कानून बनाए गए। अधिकृत भूमि के लिए, अगर कोई किसी भूमि पर अधिकार कर लिया है, अधिकृत के लिए मुआवजा, तथा अधिकृत हो गए सरकार के अंदर चला गया, उसको मुआवजा नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, तो वो निपटारा करना। निर्वाचित संविधान द्वारा शासन में परिवर्तन लाना, संविधान द्वारा शासन में मतलब कि कह सकते हैं निर्वाचन करना है संविधान सभा में, और उसके जो भी कानून बनेगा वो शासन में परिवर्तन लाएगा, ये इन्होंने कहा। किंतु ऐसा कह तो दिया ये सारी बातें, परंतु इसका पालन नहीं किया इस सरकार ने, ऐसा नहीं किया। इस कारण जो समाजवादियों थे, साम्यवादी, ये लोग भड़क उठे और लोगों ने इस सरकार का विरोध कर दिया। भली बात ही आप लोगों को समझ में आए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताइए। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएंगे। चलिए आइए, पहला ये निम्नलिखित कारण, दो कारण दिए हुए हैं। पहला कारण है मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। पहला क्या है, प्रणाली का विकास करने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मशीन एवं नए नए यंत्रों का विकास किया गया। उसका दूसरा आपका है उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का विकास करना। अब देखिए फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी तो माल बनेगा उसमें, और जो भी वस्तुएं बनेंगी उसके बेचने के लिए केंद्र चाहिए, विकास है कि नहीं, बाजार चाहिए, बड़े पैमाने पर व्यापारी चाहिए, तो इसका विकास किया गया, नए नए केंद्र का विकास किया गया, फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया गया इसको लाकर। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, चलिए मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है,
राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही। चलिए, धर्म सुधार में आंदोलन की क्या भूमिका रही, चलिए इस पर बात करते हैं, उत्तर पढ़ते हैं इसका। धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देखिए, धर्म सुधार जब आंदोलन चला ना, तो भारतीय नेता जो थे उन लोगों ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर, दूसरे लोगों से प्रभावित, राष्ट्रवादी नेताओं से प्रभावित हुआ। आसपास देखिए कि राष्ट्रवादी जो व्यक्ति हैं, राष्ट्र के प्रेमी हैं, वह लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, क्यों ना हम लोग भी इस पर सपोर्ट करें। तो नेताओं ने भी इसका सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन दिया। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बन गए। जो राजा राम मोहन राय हमारे यहाँ के थे, ये समर्थक बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इसका राष्ट्रवादी भावनाओं का पूरा समर्थन किया। धर्म सुधार आंदोलन को लेकर समर्थन किया किसने, राजा राम मोहन राय। उन्होंने 1821 में नेपलस की क्रांति की विफलता पर निराशा प्रकट की। नेपलस में क्रांति हुई थी 1821 में, इसने निराशा प्रकट की किसने, राजा राम मोहन राय ने। और 1823 में एक स्पेनिश आंदोलन की सफलता पर हर्ष भी प्रकट किया उन्होंने, खुशी भी प्रकट की, प्रसन्नता भी प्रकट की किसने, राजा राम मोहन राय ने। 1823 में क्योंकि स्पेनिश में जो आंदोलन हुआ वो सफल रहा, इसीलिए वह इसके हर्ष हुए इस चीज़ को देखकर कि नहीं, यहाँ के लोगों ने सफलता प्राप्त की, इसके लिए उसे काफ़ी खुशी हुई। परंतु नेपलस 1821 में जो हुआ, इससे वह काफ़ी दुखी हुए। क्या हुए, नेपलस में जो हुआ था 1821 में, इसको देखकर वो काफ़ी निराश हुए थे। लेकिन जो 1823 में स्पेनिश आंदोलन की सफलता पर हर्ष प्रकट किया उन्होंने। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना सबल हुई। क्या हुआ, 1857 की जो विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता भावना मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम सबल हुआ, लोगों में जागरूकता आई। ठीक है, लोग इसके प्रति जागरूक हो गए कि हमारा जो देश हो बिल्कुल स्वतंत्र हो। चलिए, तो अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का, हिंद चीन का अर्थ क्या है। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। चलिए, तो इसका आंसर, एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख, ब्रैकेट में लिखा 2.80 लाख, ये लगभग वैल्यू है 3 लाख, और जो ब्रैकेट में दी हुई है परफेक्ट वैल्यू, वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है। देखिए, हिंद चीन कहाँ किस क्षेत्र को, तो देखिए हिंद चीन जो फैला हुआ है लगभग 3 लाख, कितना अच्छे फैला हुआ है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये, कैसा क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें से आज के वियतनाम अगर कहा जाए तो आज वर्तमान में इस क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो वियतनाम आता है, लाओस, कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। इसका उत्तरी सीमा किससे लगता है, जो हिंद चीन का उत्तरी सीमा किससे लगता है, तो म्यांमार से एवं चीन से लगता है। ठीक है, उत्तरी सीमा को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है इसका, किसके, हिंद चीन के दक्षिण में क्या है, चीन सागर है। पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, तो बताइए क्यों स्थगित किया गया। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्या, देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, असहयोग आंदोलन, ये जो देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, इसका उत्तर आइए। भारत में विदेशी उपनिवेश को खत्म करने के लिए, भारत में विदेशी जो उपनिवेश था उसको खत्म करने के लिए बापू ने यानी महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। कौन सा आंदोलन चलाया कि ये भारतीय जो विदेशी है ये हम लोगों के देश को उपनिवेश बना रखा है, गुलाम बना रखा, इससे हम लोगों को छुटकारा पाना है। तो बापू ने असहयोग आंदोलन चलाया इसके विरोध में। लेकिन गोरखपुर के चोरा चोरी कांड हो गया है। गोरखपुर में क्या हो गया, गोरखपुर में वहाँ के लोगों ने एक कांड कर दिया। वो कांड का नाम क्या था, चोरी चोरा कांड, ने महात्मा गांधी को
झकझोर कर रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ होगा झकझोर कर रख दिया, मिस्टेक हुई है यहाँ पे। झक झो को झक झोर लिख लीजिएगा, झकझोर कर रख दिया। वह विचलित हो गए कि यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया ये, क्योंकि इसमें कई पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को जलाकर थाना के अंदर ही बंद करके जला दिया था गोरखपुर में, जिसकी वजह से काफ़ी ये महात्मा गांधी को इसका काफ़ी मतलब वो अहिंसावादी थे, काफ़ी उनको दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने इसी हिंसा की वजह से देखा कि यहाँ पे हिंसा हो गई है गोरखपुर में, इसी की वजह से दीनहीनता के और जाने लगा। और उन्होंने सोचा कि ये मेरे आंदोलन के कारण हुई है, इसलिए उन्होंने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। बिल्कुल होना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? चलिए, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कई एग्जामों में कंपटीशन के लिए भी अभी से अगर तैयारी करें तो बहुत अच्छा है लाइफ के लिए। ये क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, पढ़ते यहाँ हम लोग 10th क्लास में, लेकिन पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, तो इसलिए क्यों ना हम लोग ध्यान से पढ़े किसी चीज़ को, काफ़ी हमारे लिए महत्व होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए है 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस INC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, का पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया पहला सत्र आयोजित? तो मुंबई में। कब किया गया? तो 31 दिसंबर तक जारी रहा। कब तक जारी रहा ये टीम जो बना? 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ पहला सत्र का आयोजन, और जो कब तक चला? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहा। इसका शुरुआत सेवानिवृत्त ब्रिटिश, एक सेवानिवृत्त जो नौकरी से मतलब रिटायर हो चुके हैं ब्रिटिश सिविल सेवक थे वह, उन्होंने इस आंदोलन का, उसका नाम एलन ऑक्टेवियन होम नाम था उसका। क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन होम ने दादा भाई नौरोजी और दिनसो वाचा, ये दो व्यक्ति थे, एक दिनसो वाचा थे और एक होम थे, और दादा भाई नौरोजी, इन तीनों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। किसकी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। तो कब हुआ? तो इतना में हुआ। फुल नेम क्या है? ये है। कहाँ हुआ था? पहले मुंबई में हुआ था। ठीक है। पहला सत्र इसका कब तक चला था? 31 दिसंबर तक चला था। इसका शुरुआती सेवानिवृत्त किन किन व्यक्तियों ने मिलकर किया इसका स्थापना? तो ऑक्टेवियन होम इसके मुख्य थे, नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, सेवानिवृत्त, और दूसरा थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे व्यक्ति थे दिनसो वाचा। ठीक है, इन्होंने मिलकर किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है 7 नंबर। श्रमिक वर्ग क्या है? श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए? श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए? चलिए तो बताइए, किन परिस्थितियों में नगरों में आए? उत्तर, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना, ग्रामीण कार्य क्षेत्रों में भूमिहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। देखिए क्या हुआ, शहरों में फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई है कि नहीं। जब शहरों में फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई तो वहाँ लोगों की भी आवश्यकता पड़ने लगी और कमाई का एक साधन भी हो गया लोगों के लिए, समझ सकते हैं। तो जो भूमिहीन किसान थे, जिसके पास ज़मीन नहीं था कृषि करने के लिए, तो वे लोग शहर की ओर पलायन करने लगे ताकि उनको शहरों में फैक्ट्रियों में काम मिल सके और अपना जीवनोपार्जन कर सके, इसीलिए वह शहर की तरफ पलायन किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए। तो इस सम्मेलन का मकसद क्या था? इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, मुद्रा और विनिमय दरों में स्थिर करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? इसका सम्मेलन का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, उसको बढ़ाना, मुद्रा जो था विनिमय दरों को स्थिर करना था, एक निश्चित मुद्रा को एक प्रणाली में लेकर आगे बढ़ना था। आज देख सकते हैं भारत देश में किसी मुद्रा का वैल्यू ज़्यादा है किसी देश की, तो किसी देश का कम है। तो ये तो आपका इकोनॉमिक के आधार पर पड़ता है कि किसका कितना डेवलप है, उसके आधार पर मुद्रा का भी है ना बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मुद्रा बढ़ावा और मुद्रा और विनिमय दरों में स्थिर करना था इसको।
निर्माता को यह यकीन था कि इस मौद्रिक व्यवस्था को सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है। मौद्रिक व्यवस्था जो सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने की बजाय डॉलर का मानक तैयार कर लिया। देखिए पहले क्या था, सोना देकर धन दूसरे देश से उधार लिया जाता था। हमारे देश में भी हुआ था, देखा गया होगा, आप लोग सुने होंगे पीपी जब बहुत कम हो गया था तो जो हमारे पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सीएम पीएम थे, उन्होंने बहुत सारा सोना कर्ज में रखा, वहाँ से कर्ज लिया सोना रख के, तो इस तरह। लेकिन मुख्य तरह से देखा जाए पूरे विश्व में तो डॉलर को मुख्य मान लिया गया है, मानक, कि डॉलर के आधार पर ही कहीं लेन देन होगा, डॉलर से ही काउंट होगा उस चीज़ का। तो जिस देश के पास डॉलर है वो देश तो काफ़ी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग जानते भी $1 कम से कम 80 रुपये के बराबर होता है $1। तो सोच सकते हैं हमारा देश कितना पीछे है। अगर वो $2 लेकर आते तो समझ लीजिए 160 रुपये लेकर आ रहा है हमारे इंडिया, है कि नहीं। तो इसीलिए वे लोग देश ग्रोथ कर रहे हैं लगातार। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर क्वेश्चन। बी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। बी औद्योगिकरण से, चलिए, किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना, उससे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक। देखिए किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः, किसी देश में अगर क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना, मतलब औद्योगिक व्यवस्था है ही नहीं, फैक्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है संबंधित, तो इससे क्या होगा, समाज एवं अर्थ परिवर्तन होगा, अर्थव्यवस्था कमज़ोर भी होगा। औद्योगिक की उल्टी प्रक्रिया इसको भी कहा सकते, बी औद्योगिकरण का मतलब औद्योगिकरण की उल्टी प्रक्रिया भी बोल सकते, मतलब फैक्ट्रियों का कम होना, लगातार घटना। बी औद्योगिकरण की विशेषताएं, भारी उद्योगों का निर्माण, उद्योग में कमी आना। जो भारी उद्योग है जैसे टाटा, सैमसंग, ये सब जो है बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कोका कोला, अगर ये सब फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बैठने लगती हैं, कम होने लगती है इनकी संख्या, ये देश छोड़ के जाने लगते हैं, तो इसको बी औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। क्या है, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारे पास, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व मतलब जब क्रांति नहीं हुआ था रूस में, तब वहाँ के किसानों की क्या स्थिति थी। ठीक है, समझ गए होंगे। किसान से पूर्व रूसी किसानों की कैसी स्थिति थी। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर जान लेते हैं। देखिए इसका उत्तर ये हमारा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। देखिए क्रांति से पूर्व, जब क्रांति नहीं हुई थी वहाँ पे, लोगों ने आंदोलन नहीं छिड़ा होगा, उस समय जो वहाँ की स्थिति थी किसानों की, रूसी किसानों की स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय कह सकते हैं। खाने के पीने के लिए कुछ नहीं था बेचारों के पास, इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी वहाँ के किसानों की। उसके खेती बहुत छोटे छोटे थे, उनके पास खेत बहुत छोटे छोटे बच गए थे, जिन पर वह पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। कैसे करते थे कि पारंपरिक ढंग से, पारंपरिक ढंग से मतलब उनके पास ना ही कोई व्यवस्था था कि किस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए, ट्रैक्टर नहीं था उनके पास, कोई यंत्र नहीं था जिसकी वजह से वो हल जोत सके, आराम से खेतों में बुआई कर सके, अच्छे बीज प्राप्त हो, खाद बीज समय समय पर मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उनका। वो पारंपरिक ढंग से करते, जो उनकी प्राचीन व्यवस्था थी उनके पास, उन्हीं हथियारों का उपयोग करके वे खेती करते थे। उसके पास पूंजी की कमी थी, उनके पास धन नहीं था, कर्ज लेने का कोई माध्यम भी नहीं था कि वह उसमें उधार लेकर पूंजी लागत करे और फसल अच्छा उपज करे, ये भी नहीं था उनके। वह करों के बोझ तले दब गए थे। उनकी कृषि एक तो अच्छी नहीं हो रही थी, और जहाँ से भी कर्ज थोड़ा बहुत प्राप्त किया था महाजनों से, उसके तले भी दब चुके थे वे लोग। चलिए एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। चलिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ क्या, इसका क्या कारण रहा होगा। चलिए तो पढ़ते हैं इसका उत्तर। देखिए तुर्की का सुल्तान खलीफा कहलाता, तुर्की का जो सुल्तान होता था ना, यानी राजा कह सकते हैं, तुर्की का जो राजा, वो खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते हैं, इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी मान सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, इस्लामी जगत का धर्मगुरु माना जाता था खलीफा को। सेवर्स की संधि द्वारा, सेवर्स में एक संधि हुई, शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई,
है ना। ये सेवर्स की जब संधि हुई ना, इसमें खलीफा के पद का शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि आज से कोई खलीफा नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी शक्ति प्रतिष्ठा सब नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान जो थे उत्तेजित हो गए, मतलब कह सकते हैं कि क्रोधित हो गए ये पूरी तरह। भारत के जो भी मुसलमान थे ये काफ़ी क्रोधित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए यहाँ के मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने क्या किया, खलीफा पद को फिर से प्राप्त करने, खलीफा को पुराना गौरव फिर से दिलाने के लिए क्या किया, 1919 में अली बंधुओं खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। एक समिति बनाना इन्होंने, यहाँ के मुसलमानों, भारत के मुसलमानों ने मिलकर एक समिति बनाई 1919 में। अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। और इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आंदोलन किया ताकि लोग इसमें जुटे और इसके खिलाफ बोले। और खिलाफत आंदोलन वास्तव में कहा जा सकता है कि बहुत इस्लामी धर्म के लिए एक मुख्य था। 1924 में मुस्तफ़ा कमल पाशा द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। देखिए क्या हुआ लास्ट में, 1924 में मुस्तफ़ा कमल पाशा द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन समाप्त, खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। क्या किया, अब ये जो खलीफा पद था बोलोगे इसी को समाप्त करो, यही सब चीज़ का जड़ है, इसको हटाओ। तो 1924 में मुस्तफ़ा कमल पाशा द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, तो 1824 में मुस्तफ़ा कमल पाशा द्वारा क्या किया गया, इसको समाप्त किया गया, पद को समाप्त किया, खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो गया इसके बाद। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्त भाई, अपने मित्रों में शेयर कर दें और मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए उन्हें तय करें। सर का वीडियो बहुत अच्छा है। मैं लगातार आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में, मुझे कम समय मिल रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस बार एग्ज़ाम में मेरे वीडियो से जो भी जुड़ेंगे बहुत अच्छे कामयाब होंगे, ये आशा करता हूँ। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देख